तालिबान वजूद में कैसे आए? क्या वाकईन तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका की ईजाद हैं? 9/11 के बाद अमेरिका अफगानिस्तान पर हमलावर क्यों हुआ? अमेरिका ने तालिबान से ऐसा कौन सा मुतालबा किया जो तालिबान ने मानने से इनकार कर दिया और बात 20 साल जंग पर जा पहुंची? क्या अफगानिस्तान में अमेरिका की हार की वजह पाकिस्तान था और क्या वाकई में पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में उल्लू बनाए रखा? नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। तारीख़ अफगानिस्तान की दूसरी किस्त में खुशामदीद। इस मौजू पर अपनी पिछली वीडियो में हमने सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान से भाग जाने तक के सारे वाक़यात को कवर किया था, जबकि अपनी इस वीडियो में हम सोवियत यूनियन की हार के बाद से अब तक की सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो आइए नाजरीन शुरू करते हैं। सोवियत के खिलाफ अभी जंग जारी ही थी कि इस दौरान नजीबुल्लाह नाम का एक बंदा इलेक्शंस के जरिए अफगानिस्तान का हुक्मरान बनता है। इस नजीबुल्लाह को रूस की जानिब से सपोर्ट हासिल होती है। रूसी अफवाज हार कर अफगानिस्तान खाली कर देती हैं। अब जैसे ही रूसी फौज यहाँ से निकलती है तो वो धड़े जिन्होंने मिलकर रूस के खिलाफ जहाद किया था वो इक़्तिदार के लिए आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान में काफ़ी एथनिक ग्रुप्स हैं। यहाँ 40% पश्तून हैं, 27% ताजिक, 9% अज़बक, 9% हज़ारा शिया और 13% दीगर अक़लियतें आबाद हैं। अब रूस के जाते साथ ही अमेरिका भी मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से लाताल्लुक़ हो जाता है। अमेरिका की मौजूदगी सिर्फ रूस को हराने के लिए थी, सो जैसे ही रूस अफगानिस्तान से गया साथ ही अमेरिका भी मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से निकल गया। दो बड़े मुल्क जब अफगानिस्तान से निकले तो बाद में अफगानिस्तान में ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो गया। जब अफगान मुजाहिदीन रूस के जाने के बाद इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए सर पैर मारने लगे तो उस दौरान पाकिस्तान ने इन धड़ों के दरमियान सुलह सफाई कराने की भरपूर कोशिश की। इन धड़ों को अमन के ज़रिए इक़्तिदार दिलाने के लिए भरपूर जान लगाई। इन ग्रोहों के रहनुमा कई मरतबा पाकिस्तान बुलाए गए ताकि मिल बैठ कर किसी एक फ़ैसले पर रजामंद हो जाएं ताकि अफगानिस्तान में दोबारा अमन बहाल हो सके, लेकिन इन रहनुमाओं ने इस कदर हट धर्मी का मुजाहरा किया कि बातचीत किसी हतमी नतीजे की जानिब ना बढ़ सकी। नतीजतन अफगानिस्तान में 1989 में खाना जंगी शुरू हो गई। वो मुजाहिदीन जिन्होंने सोवियत तोड़ के रख दिया था वो इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के गले काटने लगे। अफ्रीकान के पास रूस और अमेरिका का दिया हुआ भारी असला मौजूद था जिसे अब ये एक दूसरे का खून बहाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। अफगानिस्तान में छोटे छोटे कबाइल हैं, हर इलाके के मालिक अलग अलग हैं और इन मालिकान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर बाउंड्री लाइन लगाई हुई है, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान का ये बाउंड्री लाइन वाला हिस्सा इन मालिकान के अंडर है और यही मालिक हैं। नाज़रीन, इन मालिकान को वार लॉर्ड्स कहा जाता है, यानी हर कबीले का रहनुमा अपने इलाके का वार लॉर्ड होता है। वो इलाका जिस पर वो काबिज हो वो उसका होता है। किसी भी ग्रोह को उस इलाके में आने जाने की इजाज़त नहीं होती। अफगानिस्तान में कई वार लॉर्ड्स थे और अब भी हैं। इनमें से हर एक का मानना है कि अफगानिस्तान पर हुकूमत उसका हक है और हर वार लॉर्ड अफगानिस्तान पर हुकूमत के ख्वाब देखता है। नाज़रीन, इन वार लॉर्ड्स ने इक़्तिदार तक रसाई के लिए एक दूसरे के खिलाफ जंग शुरू कर दी। उस वक्त दो बड़े ग्रोह अहम थे। एक ग्रुप ताजिक कम्युनिटी का था जिसके रहनुमा बुरहानुद्दीन रब्बानी थे, जिनके सिपह सालार का नाम अहमद शाह मसूद था। दूसरा ग्रुप पश्तून का था जिनके रहनुमा गुलबदीन हिकमत यार थे। ये पश्तूनों के रहनुमा थे और जमात हिज़्ब इस्लामी के सरबराह भी थे। अब्दुल रशीद दोस्तम एक कम्युनिस्ट थे जिनके अंदर 20,000 अफगान फौजी थे। अब गुलबदीन हिकमत यार और बुरहानुद्दीन रब्बानी के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी थी। काबल पर बुरहानुद्दीन और अहमद शाह मसूद का कब्जा था जो कि ताजिक थे, जबकि काबल से बाहर हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार अपने जंगजुओं के हमरा काबिल का मुहासरा किए हुए थे। अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि एक कम्युनिस्ट था, इसे महसूस हुआ कि गुलबदीन हिकमत यार के जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं, तो ये अपनी पूरी तवज्जो और जंगी साजो सामान के साथ गुलबदीन के साथ हो लिया। अब गुलबदीन और अब्दुल रशीद दोस्तम ने काबिल का मुहासरा कर लिया। इन्होंने मिलकर काबल पर भरपूर बमबारी की, फिजाई हमले किए और बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद को ठीक ठाक टफ टाइम दिया। लेकिन इतनी बड़ी फौज और मेहनत के बावजूद ये अहमद शाह मसूद को हरा ना पाए। जब जीतने की कोई उम्मीद नजर न आई तो बिलाखिर गुलबदीन हिकमत यार और अब्दुल रशीद दोस्तम ने हार मान ली। अब काबुल और अफगानिस्तान के ज्यादातर रकबे पर ताजिक ग्रुप हुक्मरान था। खाना जंगी अब भी जारी थी। पश्तून जो कि अक्सरियत में थे वो कभी भी एक ताजिक को अपना हुक्मरान नहीं मान सकते थे, लिहाजा खाना जंगी जारी रही। हर जगह पर अलग अलग वार लॉर्ड्स थे जो अपनी मर्जी से अपने इलाकों को कंट्रोल कर रहे थे। मुल्क पहले ही तबाहाल था, इकॉनमी बर्बाद हो चुकी की, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी और ऊपर से अफगानिस्तान में खाना जंगी ने
रही सही कसर भी पूरी कर दी। नाजरीन, ये खाना जंगी 1989 से 1996 तक जारी रही। अगर सोवियत को भगाने के बाद मुजाहिदीन मिल बैठ कर इक़्तिदार को आपस में बांट लेते तो बात कभी भी 8 साल खाना जंगी तक ना पहुंचती। लेकिन मुजाहिदीन ने इक़्तिदार के चक्कर में अफगानिस्तान को 8 साल खून में नहलाया। इधर काबुल में मौजूद बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद रूस और इंडिया से ताल्लुकात बढ़ाने लगे। पाकिस्तान और अमेरिका के लिए ये बात तशवीशनाक थी। अमेरिका ने रूस को भगाने के लिए इतना पैसा लगाया था। पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब ने बड़ी मेहनत से वहां से रूस का खात्मा किया था। लेकिन अब फिर अहमद शाह मसूद रूस और भारत की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन का एक मंसूबा शुरू करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान और भारत अपनी गैस की जरूरियात पूरी कर सकें। इस गैस पाइपलाइन का ठेका एक अमेरिकी कंपनी यूनिकोल के पास था। इसके अलावा पाकिस्तान वस्ती एशियाई रियासतों से तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहता था। अफगानिस्तान इन रियासतों तक पहुंचने के लिए आसान तरीन रोड फ्राहम करता है। लेकिन तब चूंकि अफगानिस्तान में खाना जंगी थी और दूसरा वहां बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद इक़्तिदार में थे, तो पाकिस्तान और अमेरिका के तिजारती मफादात को नुकसान पहुंच रहा था। नाज़रीन, इस खाना जंगी के दौरान कई अफगानी पाकिस्तान आ गए। इस वक्त भी 22 लाख अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अमरीकी इनक़ला के बाद मजीद मुहाजिरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। नाज़रीन, 30 साल पहले मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान के मदारिस में तालीम हासिल करती थी। ये मदारिस मौलाना फजलुर रहमान के थे, जो कि देवबंदी फिक्र के हामिल हैं। नाज़रीन, यहाँ अब एक ऐसा वाक़या रोनुमा होता है जो अफगानिस्तान की तारीख बदल के रख देता है। यह वाक़या अफगानिस्तान को एक नई क़यादत देता है और तवील अरसे से जारी खाना जंगी भी रुकवा देता है। वाक़या कुछ यूँ है कि अफगानिस्तान के सूबा कंधार में एक वारलॉर्ड एक बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर देता है। मुल्ला मोहम्मद उमर एक अफगानी थे। ये खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे दारुल उलूम हुक्कानिया एकोड़ा खटक में तालीम हासिल कर रहे थे। इससे कबल मुल्ला उमर सोवियत के खिलाफ जंग में हिस्सा भी ले चुके थे। अब जैसे ही मुल्ला उमर तक बच्चे से जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल की खबर पहुंची, इन्होंने अपने साथ चंद दोस्त लिए और कंधार में मौजूद उस वारलॉर्ड को कत्ल कर दिया और उसे कत्ल करने के बाद उसका असला भी अपने कब्जे में ले लिया। अब मुल्ला उमर ने अपने साथियों के साथ मिलकर कंधार में अमन अमान की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली। ये बड़े दीनदार थे और पूरी ईमानदारी और मेहनत से कंधार में सलामती कायम करने लगे। देखते ही देखते इनकी शोहरत में इजाफा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ताजरों ने इनकी माली मदद करना भी शुरू कर दी ताकि ये कंधार में अमन कायम रखें। जब यह जमात फलने फूलने लगी तो मुल्ला उमर ने इस ग्रोह को तालिबान का नाम दिया। तालिबान लफ्ज़ तालिब की जमा है, जिसका मतलब है तालिब इल्म। रफ्ता रफ्ता इनकी शोहरत और नेक नामी में इजाफा होने लगा और ये अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों को वारलॉर्ड से छुड़ाने में कामयाब होते गए। कई जवान इस ग्रोह की मकबूलियत को देखते हुए इनमें शामिल होना शुरू हो गए और देखते ही देखते अफगानिस्तान का एक बड़ा रकबा तालिबान के कब्जे में आ गया। पाकिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत करना चाहता था, लेकिन अफगानिस्तान के हालात खराब थे। पर इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान से काटन के कुछ ट्रक बरास्ता अफगानिस्तान मंगवा लिए। लेकिन रास्ते में वही हुआ जिसका डर था। वो ट्रक एक वारलॉर्ड ने रोक लिए और उसने भत्ते का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने इस मसले के हल के लिए तालिबान से राब्ता किया तो तालिबान ने पाकिस्तान की मदद की यकीन दहानी कराई। अब तालिबान वहां पहुंचे, इन्होंने उस वारलॉर्ड को कत्ल किया और वो ट्रक सही सलामत पाकिस्तान लाए। पाकिस्तान को वस्ती एशियाई ममालिक से तिजारत करनी थी, ये पाकिस्तान की पुरानी ख्वाहिश थी। तो अब पाकिस्तान को इस रूट की हिफाजत के लिए तालिबान मिल गए थे। तालिबान का इस रूट पर मुकम्मल कंट्रोल था, जिस रूट से पाकिस्तान वस्ती एशिया से तिजारत कर सकता था। चुनांचे पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अमेरिका, जिसकी कंपनी यूनिकोल ने गैस पाइपलाइन बिछाने का ठेका ले रखा था, उसने भी अफगान तालिबान की मदद शुरू कर दी। तालिबान पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को सूट करते थे। बुरहानुद्दीन रब्बानी हमारे लिए खतरा थे। एक तो वो ताजिक थे और दो ताजिक अफगानिस्तान की आबादी का सिर्फ 27% थे, लिहाजा वो कभी भी 40% पश्तूनों के हुक्मरान नहीं बन सकते थे। और दूसरा ये कि बुरहानुद्दीन रब्बानी ने फिर उसी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात बना लिए थे, जिससे बचने के लिए हजारों अफगानों का खून बहा, कई लोग बेघर हुए, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की गईं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान थे जो कि पाकिस्तान के हिमायती थे। ये पश्तून भी थे जो कि अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। फिर ये बहुत मशहूर होते जा रहे थे, बहुत से अफगान इन्हें ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ तक कि अफगान फोर्सेस भी अफगान आर्मी छोड़कर तालिबान का हिस्सा बन रहे थे। तो ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका ने भी इनकी माली और अस्करी इमदाद शुरू कर दी। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के मदारिस में बाकायदा तालिबान बनाए जाते रहे और फिर इन्हें अफगानिस्तान में लॉन्च किया जाता रहा। अब ऐसे लोग जो ईमानी एतबार से बहुत मजबूत थे, पश्तून नेशनलिज्म इनकी रगों में कूट कूट कर भरा हुआ था और ऊपर से इन्हें पाकिस्तानी फौज की मदद
اور پھر امریکہ اور سعودیہ کی امداد بھی حاصل تھی تو پھر یہ گروہ بھلا کیسے ہار سکتا تھا؟ اب ملا عمر کے طالبان نے دھڑا دھڑ قبضے شروع کر دیے۔ 3 نومبر 1994 میں طالبان نے قندھار مکمل طور پر فتح کر لیا۔ 4 جنوری 1995 کو 12 افغان صوبے طالبان کے قبضے میں تھے۔ 1995 میں کابل میں موجود برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کی فورسز طالبان کے سامنے نہ ٹک پائیں اور کابل بھی طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ اب ایسے میں شاہ مسعود اور برہان الدین ربانی کو پیچھے شمال کی جانب دھکیل دیا گیا۔ بعد میں ربانی بہت کمزور پڑ گئے اور انہیں شمالی اتحاد کہا جانے لگا۔ ربانی افغانستان کے شمال میں موجود بدخشاں صوبے میں محدود ہو چکے تھے۔ ربانی کے ناردرن الائنس میں روس، بھارت اور ایران شامل تھے، لیکن ان کا گٹھ جوڑ بھی ربانی کے کام نہ آ سکا۔ تب تو یہ اتحاد مزید کمزور پڑ گیا جب ان کا اہم کمانڈر احمد شاہ مسعود بھی طالبان کے ہاتھوں مارا گیا۔ ناظرین، آپ طالبان کی مقبولیت کا عالم دیکھیں کہ 1992 میں ملا عمر صرف 50 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد بناتا ہے جسے طالبان کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اتحاد افغانوں میں اس قدر مقبول ہوتا ہے کہ صرف 2 سالوں میں یہ پورے افغانستان پر نہ صرف قبضہ کرتے ہیں بلکہ اپنی حکومت بھی بنا لیتے ہیں۔ ساری قوم انہیں تسلیم کرتی ہے اور انہیں مقامی لوگوں کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ طالبان کابل پر قبضہ کرتے ساتھ ہی نجیب اللہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ نجیب اللہ ایک کمیونسٹ تھا جس نے سوویت کے جاتے ساتھ ہی اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ خانہ جنگی کے دوران یہ احمد شاہ مسعود گروپ سے وابستہ رہا تھا۔ ناظرین، نجیب اللہ کے بارے میں ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا جا چکا ہے۔ ایک طویل خانہ جنگی کے بعد افغانستان پر طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ اس حکومت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور پاکستان فوری طور پر اس حکومت کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب طالبان اکیلے طالبان نہیں تھے، اسامہ بن لادن کی جماعت القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک بھی ان کا حصہ تھے۔ یعنی طالبان، القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک، یہ وہ 3 گروہ تھے جنہوں نے مل کر باقی تمام وار لارڈز اور شمالی اتحاد کو شکست دی تھی۔ اب اسامہ بن لادن، ان کی جماعت القاعدہ اور حقانی نیٹ ورک، یہ سب کون ہیں؟ ناظرین، یہ ایک طویل ٹاپک ہے جس پر میں اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز میں تفصیلاً بات کروں گا، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ طالبان نے 5 سال تک کامیاب حکومت کیسے کی۔ طالبان نے دین نافذ کرنے کے دوران کون سی حدیں پار کر دی؟ طالبان نے اپنی حکومت کے دوران غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہزارہ شیعہ کے لوگوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ عورتوں پر اندھا دھند پابندیاں کیوں لگائی گئیں؟ بچیوں کے تعلیم پر روک کیوں لگا دیا گیا؟ القاعدہ نے ایسا کیا کیا جو امریکہ اسامہ بن لادن کے خون کا پیاسا بن گیا؟ اور پھر امریکہ نے افغانستان پر 20 سالہ جنگ مسلط کیوں کی؟ ناظرین، ان سب سوالوں کے جواب آپ کو ہماری تاریخ افغانستان پر تیسری قسط میں ملیں گے۔ اگر آپ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو تاریخ افغانستان پر اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اب یہ بتائیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی یا بری؟ رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کی رائے کے ذریعے ہم اپنے کام میں مزید بہتری لا سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً اس سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔